हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो सामान्य विज्ञान के 3000 एमसीक्यूज की जो रिवीजन एक्सप्रेस चल रही थी, उसका आज ये 7वां एपिसोड है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जो रेलवे ने 2018 में पूछे थे। तो ये जो क्वेश्चंस है आपके रिवीजन पर्पज से, साथ ही साथ आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आपसे पूछा जाता है, उसके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और ये बाइलिंगुअल आपका चल रहा है। हालांकि इसका जो पीडीएफ है वो हिंदी में अभी अवेलेबल है। जैसे जैसे मैं इनको कन्वर्ट कर लूंगा इंग्लिश में, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। फिलहाल में आप डिस्क्रिप्शन में इसका हिंदी वाला पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 150 क्वेश्चन कर लिए थे। अपने 151वें क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि विच ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर। सो ये व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इन ऑप्शंस में से कौन इसमें से शामिल नहीं है, ये बताना है हमको। तो देखिए, एनिमिलिया शामिल है, प्रोटिस्टा भी शामिल है, फंगी भी शामिल है, लेकिन ये जो प्रोटोजोआ है ये शामिल नहीं है। इस वजह से यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। एक्चुअली क्या है कि ये प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। ठीक है, इस वजह से ये किंगडम का टाइप नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है उसका। ठीक है, सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करिए 5 किंगडम कौन कौन से हैं, तो अभी आपने देखा कि एक तो आपका क्या है, प्रोटिस्टा है, एक आपका फंकी है, एक आपका एनिमिलिया है, और एक आपका प्लांटी है, और एक मोनेरा है। ठीक है, मोनेरा किंगडम। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है। तो केवल एकमात्र जो ये मोनेरा है ये आपका प्रोकैरियोटिक है। बाकी सारे जो आपके किंगडम दिख रहे हैं, प्रोटिस्टा, फंगी या प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। और एक क्वेश्चन पूछ दे अगर आपसे कि, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, कि इनमें से कौन से यूनिसेलुलर है। तो जो मोनेरा होता है और प्रोटिस्टा, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी जो फंगी होता है ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, लेकिन मैक्सिमम मल्टी सेलुलर ही होता है। और प्लांटी और एनिमिलिया ये दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आप अगर इन तीनों का याद रखते हो तो काफी है, क्योंकि प्लांटी का एग्जाम्पल्स तो काफी इजी है। जितने पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, बाकी श्रब्स जो झाड़ियां वगैरह हो गई, ये आपके प्लांटी में आ जाएंगे। बाकी एनिमिलिया का भी एग्जाम्पल इजी है। जितने भी कीड़े मकोड़े जानवर, जो मछलियां हो गई, एलिफेंट, ह्यूमंस जो हम लोग हो गए, पंछी, ये सारे के सारे एनिमिलिया किंगडम में आ गए। अब जो याद आपको करना है वो ये है कि मोनेरा में आपके जितने बैक्टीरिया होते हैं वो आते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एग्जाम्पल है मोनेरा के। और प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, ठीक है, पैरामीशियम यूग्लिना, ये आपका प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। और फंगी की बात करें तो यीस्ट, राइजोफस, मशरूम और मोल्ड्स, ये सारे के सारे फंगी के एग्जाम्पल हैं। तो यही तीनों आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम आर कॉल्ड। तो देखिए, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस या पदार्थ होते हैं जो एसिड यानी अम्ल के साथ कुछ और गंध देते हैं, और बेस यानी क्षार के साथ कुछ और गंध देते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? जब भी स्मेल से रिलेटेड आपको कुछ देखने को मिले ना, और उसमें ऑल्फैक्टरी ऑप्शन हो, तो आंख मूंद करके इसको टिक कर दिया करो। ठीक है, ऑल्फैक्टरी अगर अकेला दिखे तो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था ऑल्फैक्टरी नोब के बारे में, जो कि आपके नर्वस सिस्टम में था, आपके ब्रेन में। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी नोब का काम ही था स्मेल को सेंस करना। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये इंडिकेटर का काम कर रहा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि एसिड में अलग गंध देगा और एल्कलाइन मीडियम में अलग गंध देगा। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? ओनियन जैसे हो गया आपका प्याज, ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। और वेनिला भी इसका एक एग्जांपल हो गया, जो कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। और कौन कौन से इंडिकेटर है? एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है जो लेबोरेटरी में वगैरह बनाया जाता है, जैसे मेथिल ऑरेंज या फिर फिनॉल्फथेलिन, या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका लिटमस हो जाएगा। लिटमस के बारे में आप जानते होंगे, अगर एसिड को आपको चेक करना है तो आप क्या करो, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डुबो, ये अगर रेड बन जाएगा तो इसका मतलब ये एसिड है। ठीक है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर कलर टेस्ट के लिए होते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर रेड को, अगर आप रेड लिटमस पेपर को डुबोते हो बेस में, तो अगर ये ब्लू हो जाता है, ठीक है, तो यानी कि ये बेस है। ठीक है, यानी कि एल्कलाइन मीडियम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सिंथेटिक इंडिकेटर आपका हो गया। बाकी नेचुरल इंडिकेटर क्या हो सकता है? तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है टर्मरिक। ठीक है, हल्दी, ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर का। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी सिमिलर ग्रुप हैव द सेम। अब जो एलिमेंट्स हैं इन अ सिमिलर ग्रुप, ग्रुप का मतलब पीरियोडिक टेबल में हम नीचे की तरफ आएंगे, तो एक ग्रुप में क्या चीजें सिमिलर होती हैं? अब एटॉमिक साइज तो सिमिलर हो नहीं सकता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका चेंज होता है, तो साइज भी बढ़ेगा इनका। ठीक है, यानी सेल की नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे इसमें। तो ये जो आप देख रहे हो, साइज बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज तो कभी नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग होता है, तो ये कभी नहीं हो सकता। एटॉमिक
एटॉमिक मास सबका अलग अलग होता है तो ये कभी नहीं हो सकता। इवन एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है तो ये भी कभी नहीं हो सकता। तो सेम क्या होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं अगर हैलोजन ग्रुप का, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो आपका होता है, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन है सब में, इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम होता है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है ये। आगे है कि सपोज अ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस इज 1/3 ऑफ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर ये है कि सपोज करिए कि एक प्लांट है जिसका मास और रेडियस 1/3 है मास और रेडियस ऑफ अर्थ के। इफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज g, देन इट्स वैल्यू ऑन द प्लैनेट विल बी। तो यहाँ पर एक कोई प्लैनेट है, ठीक है, उसको मैं p मान लेता हूँ और ये कह रहा है, और ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ। तो इस प्लैनेट का जो मास है, मैं इसको mp डिनोट कर रहा हूँ, वो कितना है? इस अर्थ के मास का 1/3 है, ठीक है, 1/3 ऐसा बोला है। साथ ही साथ रेडियस जो है, इस प्लांट का जो रेडियस है, सॉरी, इस प्लैनेट का जो रेडियस है, यहाँ पर हम इसको r ले लेते हैं, सिंपली r ऑफ दिस प्लैनेट, वो क्या है? इस अर्थ के रेडियस का 1/3 है, यानी re/3 है। तो अब ये पूछ रहा है कि भैया हमको ये बताइए, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज g, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है, तो फाइंड इट्स वैल्यू ऑन द प्लैनेट। इस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? हमको gp बताना है, ge हमको गिवन है। तो आप एक रिलेशन जानते होंगे, ge जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास ऑफ अर्थ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम जी बोलते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और ये पूरे यूनिवर्स में सेम होता है, ये नहीं बदलता है, ये आपका बदलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फार्मूला होता है, जैसे ही आप इन वैल्यूज को इसमें पुट करोगे इस प्लैनेट के लिए, ये तो जीई है, अगर आप जीपी निकालना चाह रहे हो तो जीपी कितना आ जाएगा? जी आपका हर जगह पे सेम रहेगा, और एम ई की जगह पे आप यहाँ पर, सॉरी, एम पी होगा ये, तो एम पी की जगह पे me/3 आप रख दो, और यहाँ पर आर पी होगा, ठीक है, आर पी, तो इस आर पी की जगह पे आप re/3 रख दो, राइट, यहाँ पर आप re/3 रख दो, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। जब आप इसको खोलोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर कितना आएगा? 1/3 बाहर आ जाएगा, इस 3 को अगर आप हटाओ तो, और ये बाहर कितना जाएगा? इस 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/9। तो 1/9 को आप उल्टा करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये 3 से 3 9 कट जाएगा, 3 बार जाएगा, तो GME/RE, यानी यही चीज आ जाएगा लेकिन 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सिंपली कर सकते हो, तो GP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3GE, राइट। सो यहाँ पर अगर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे g है तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, देन द डैश ऑफ द रे, ये होगा क्या? रे के साथ क्या होगा? ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग लाइट को पास करा रहे हैं डेंसर से रेयर मीडियम में। डेंसर मीडियम हम मान लेते हैं यहाँ पर वाटर है, और रेयर मीडियम मान लेते हैं हम एयर है। तो अब कोई रे यहाँ पर आ रही है इस पे, जैसे इस आपके सरफेस पे गिरती है, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दें तो अब ये इस रे को सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये डेंसर से रेयर में आ रही है तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, इससे ये दूर भागेगी, ठीक है, दूर जाएगी, और साथ ही साथ जो इसका स्पीड है, स्पीड वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और यही चीज उल्टा होता है, अगर ये एयर होता है, ये वाटर होता है, यानी ये रेयर होता है, ये डेंसर, तो उस केस में जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती और स्पीड स्लो हो जाती, ठीक है। तो आपको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आप ज्यादा भीड़ भाड़ से कम भीड़ भाड़ में आ रहे हो तो स्पीड बढ़ जाएगी, और आप बहुत दूर भागोगे, ठीक है, लंब से, ये जो परपेंडिकुलर है इससे बहुत दूर भागोगे, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज वाले तो कट गए, इंक्रीज हो जाएगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला है कि डैश का प्रयोग कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है, इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स। तो किसका यूज किया जाता है? सिंपली एथेनॉल का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, राइट, एथेनॉल का यूज किया जाता है। और ये आपका होता है सिंपली C2H6O, ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला। और बेंजीन आप जानते होंगे C6H6, ये होता है। ब्यूटेन जो होता है C4H10 ब्यूटेन, और इसका यूज हम लोग लाइटर वगैरह में करते हैं, ठीक है, या फिर जो स्टोव होता है जिसपे आप खाना पकाते हो ना, उसमें ईंधन के रूप में किया जाता है, राइट। और ये आपका हो गया C2H5OH, ये आपका एल्कोहल का केमिकल फार्मूला हो गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि कार में हम लोग फ्यूल के रूप में एथेनॉल का यूज करते हैं। आगे है कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? देखिए, पीएच वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है 7 से 14 की तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब है बेसिक मीडियम हमारा बढ़ रहा है, बेसिक नेचर इसका हो रहा है। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वाइसे वर्सा, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा एसिड के केस में, कि ये डिक्रीज हो जाएगा, और क्या इंक्रीज होगा उस केस में?
आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जब ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, इसका मतलब आप 7 से पीछे की तरफ जा रहे हो, राइट। आगे है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट अ पॉइंट लोकेटेड बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, देन वेयर विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी फॉर्म्ड। कहाँ पर इमेज बनेगा? अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली ये पूछा है आपका, ये कॉन्केव मिरर है जिसका उभरा हुआ पार्ट पेंटेड होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका, ये रहा आपका फोकस, ठीक है। इनके बीच में इमेज को रखा गया, ये बोला है ना कि बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स फोकल पॉइंट। हाँ, तो फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ इसका इमेज कैसा बनेगा ये बताना है सिंपली। तो जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट जाती है वो इस मिरर से टकराने के बाद कहाँ पर मीट करती है? तो ये फोकस से होकर के जाती है, ऐसे गई फोकस से। ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। बाकी दूसरा केस हम लोग ले सकते हैं कि अगर ये फोकस से जाती है, ठीक है, ये अगर रे ऑफ लाइट फोकस से अगर आप पास कराओ तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, सीधे पैरेलल चली जाती है इसके, ठीक है। यानी पैरेलल आने वाली रे फोकस से और फोकस से आने वाली रे रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल ठीक उल्टा होती है, ठीक है। तो इसको जब आप बनाओगे तो आप देखोगे जो आपका इमेज होगा वो यहाँ पे कहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर बन रहा है? इसके इधर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इन्फिनिटी से लेकर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं इमेज बनेगा। तो आप सिंपली बता सकते हो कि ये आपका बनेगा, ये आपका एट एनी पॉइंट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड कहीं पर भी बन सकता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसके बियॉन्ड इधर कहीं भी बन सकता है और उल्टा बनेगा, रियल है ये, ठीक है। रियल रहेगा तो इन्वर्टेड होगा, कंफर्म है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और बड़ा भी है, ठीक है, मैग्नीफाइड भी है। तो इतनी सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो आसानी से अगर आपको ये रूल पता है तो। अगला क्वेश्चन है कि कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन। तो ये देखिए मैक्सिमम तो वैसे किस में होती है? गैस में होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बंधे नहीं होते हैं, तो इनको मोशन में लाना काफी इजी है, ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है। बट प्लाज्मा में कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्री होते हैं, ठीक है, ये बंधे नहीं होते हैं किसी से। तो ये जो आपका प्लाज्मा है ना, ये गैस से भी ज्यादा इसमें काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो सकती है। इस वजह से आप सी ऑप्शन को टिक करोगे। अगर ये प्लाज्मा ऑप्शन में ना होता तो आप बी पर जाते, यानी गैसेस पर जाते, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस में होगी, अगर प्लाज्मा है तो आप प्लाज्मा पर टिक मारोगे, राइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ सेल आपका यहाँ पर इनमें पूछा है, केवल इन ऑप्शंस में पूछा है, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा है। एक्चुअली बोर्ड ने आपसे यहाँ पर फॉलोइंग नहीं दिया था, मैंने बनाया है बस फॉलोइंग। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से सेल में सबसे कम नंबर ऑफ, यहाँ पर सिंपली पूछा है कौन से पीरियड में सबसे कम नंबर ऑफ सेल होते हैं। तो जौन सा नंबर का पीरियड होता है उतने ही नंबर ऑफ सेल होते हैं। तो तीसरे पीरियड में सबसे कम नंबर ऑफ सेल होंगे, सो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में पूछता तो आपका पहला जो पीरियड है उसमें केवल एक सेल होंगे, ठीक है, तो वो आपका करेक्ट हो जाता। तो ये आपको बताना है सिंपली इन ऑप्शंस को देख करके। तो इसमें सबसे कम 3 है, तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइटर इज काज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ, ये जो घेंघा रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आगे है कि 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस ईच वैल्यू ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी। तो सीरीज का अब तक हम लोग देख रहे थे, अब एक पैरेलल का भी आया है, तो काफी इजी होता है ये, तो आंख मूंद करके आप करोगे ना तभी हो जाएगा। ये पैरेलल कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है। ये अगर आपका टर्मिनल ए है, ये आपका टर्मिनल बी है, तो आपसे ये आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा, और ये आपको गिवन है वैल्यू, हर एक जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 6 ओम 6 ओम 6 ओम है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो जो फार्मूला बनता है यहाँ पर, अगर मैं मान लूँ R1 है, ये R2 बराबर 6 है और ये R3, ठीक है, R3 बराबर 6 है, तो फार्मूला आपका ये बनता है 1 R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, राइट। तो ये सिंपली आपका कितना हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट, तो 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6, आपको सब वैल्यूज गिवन है। तो ये सिंपली आपका 6 हो गया, ऊपर 3 हो गया, 1/2 हो गया, लेकिन ये 1 बाई R इक्विवेलेंट है, तो जब आप इन्वर्स करोगे इसका R इक्विवेलेंट तो ये 2 आ जाएगा, 2 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो, बस मैंने आपको यहाँ पर फार्मूला बताया है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगता है। सीरीज होता तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, इसमें बस 1 अपान हो जाता है। और भी कुछ इसमें चीजें हैं जो कि आप जान सकते हो, लेकिन उतना जानने की जरूरत है नहीं फिलहाल में। आपसे बहुत ही सिंपल पूछा जाता है। यहाँ पर आप सिंपली इसको अगर सॉल्व कर लेते पहले, तो अगर रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं पैरेलल में तो इनको सॉल्व करते समय ये हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 6, तो ये वाला 6 है, और जो ये रेजिस्टेंस सॉल्व होकर के आएगा ये 6 है, तो इसका आधा 3 हो जाएगा ये, ठीक है, सॉल्व होकर के। अब ये 6 और 3 बचता है, तो अब एक डायरेक्ट जो आप फार्मूला यूज करते हो कि जो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 आप करोगे इसमें, इस वाले में,
इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट R1 R2 अपन R1 प्लस R2 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा जब इन्वर्स करोगे तो ये 6 के 18/9 और ये 2 दे देगा। तो ये बिना पेन और पेपर के करने के लिए सही है, ठीक है, कि आप इसको आसानी से ऐसे निकाल सकते हो। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कितना ये हलवा क्वेश्चन है, राइट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक यहाँ पर वोल्टेज वाले होगा, एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की गई पावर होगी। सिंपली आपसे पावर पूछा जा रहा है, पावर इज इक्वल्स टू VI, और V हमारा गिवन है कितना, 6 वोल्ट, करंट हमको गिवन है 0.5 एम्पियर। सो पावर हमारा कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 3 यहाँ पर हो जाएगा वाट, ठीक है। सो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावर की यूनिट वाट। आगे है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक आपका है देयर इज अ फोर्स दैट पुल्स इट टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो उस फोर्स का नाम नहीं बताया, बट एक फोर्स होता है जो इसको ग्राउंड की तरफ खींचता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए मैंने आपको बताया था कि ये भी होता है, अर्थ पे लगता है, लेकिन वो जब जो सैटेलाइट रोटेट कर रहा होता है ना, उस पर लगता है, ये रोटेटिंग वाली चीज पर लगता है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना, जो सैटेलाइट होता है, घूम रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है पृथ्वी के चारों तरफ, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों नहीं करेक्ट हुआ, क्योंकि ये चीज ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ठीक है, ये रोटेटिंग नहीं है। तो यहाँ पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स आपका करेक्ट होगा, डी हमारा यहाँ पर आंसर सही है। आगे है कि दांत का क्षय तब शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच होता है। सो देखिए, टूथ डिके बिगिंस व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज, पीएच वैल्यू जो माउथ का है अगर वो 5.5 से कम हो जाएगा तो ये एसिडिक हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके दांत या मसूड़े उसमें कीड़े लग जाते हैं, सड़ने लगता है। अब इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, इससे बचने के लिए आप इनको ओवरकम करोगे, जो एसिडिक नेचर है इसको बेसिक बनाओगे। बेसिक में आप सिंपली एग्जांपल ले सकते हो नमक का, इसलिए आप टूथपेस्ट करते हो, जैसा कि आपसे बोला जाता है कि आपके टूथपेस्ट में क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ये जो आपका है टूथपेस्ट में नमक बोला जाता है इसीलिए क्योंकि ये इसको थोड़ा बेसिक मीडियम बनाता है, और जा करके फिर आपका ये जो एसिडिक मीडियम होता जा रहा था उसको ओवरकम करता है, ठीक है। तो ये कब डीके होना शुरू हो जाता है, जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है, राइट। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो ये तो सबको पता है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड अभी जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टिश्यूज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो देखिए कौन सा इनमें से उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन के रूप में मदद करता है। तो आप देखिए, याद रखिएगा, जो फ्लोएम होता है और जो जाइलम होता है, इन दोनों को मैं एक ट्रिक के थ्रू आपको बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे हर ट्रिक फालतू वाले होते हैं, बट फिर भी इसको आप अगर हिंदी में लिखते हो तो ये आपका ऐसे कुछ फ्लोएम हो जाता है, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम में आधा फ है या फिर फ है, तो इससे आप याद करिएगा फूड, ठीक है। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी फूड बनते हैं पौधों में, उसको पौधों के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, फ्लोएम। फ से फ्लोएम, फ से फूड, आप ऐसे याद रखोगे, ठीक है। अब आगे आपका है जाइलम, ऐसा कुछ आप लिखते हो, जाइलम, ठीक है। तो ये जो जाइलम है इसमें ज आ रहा है, ज से क्या होता है, जल। तो जड़ों से, जो पौधे की जड़ें होती हैं, ठीक है, जो पौधों की जड़ें होती हैं उनसे पानी को लेना होता है फोटोसिंथेसिस के लिए इसको। तो जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन है पौधों के हर एक भाग तक, वो कौन कराता है, तो ये जाइलम टिश्यूज कराते हैं, ठीक है। तो जाइलम दोनों आप याद रख पाओगे ऐसे। फिलहाल में यहाँ पर हमसे पूछा था कि कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो ये बेसिकली बात कर रहा है आपके फूड मटेरियल्स का, तो वो फ्लोएम करता है, ठीक है। ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि अ कार इज मूविंग एट हाई स्पीड, व्हाट एनर्जी डज इट पजेस। तो हाई स्पीड से अगर मूव कर रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी हाइट से देखा जाता है, तो सिंपली इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि ये कुछ ऊपर जा रही है कार, फिर नीचे आ रही है, तब वहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्लूड करते, फिर दोनों चीजें हो जाती, तो फिर हम कहते कि ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। बट कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, सिंपली ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हमारा है सिंपली, राइट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर किसका एलॉय है, सोल्डर जो एलॉय है वो है आपका लेड और टीन का, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेड और टीन का। कॉपर और जिंक मैंने बताया था, यानी पेपर और इंक जो आप यूज कर रहे थे वो पीले कलर का था, मैंने आपको कुछ बेतुका सा ट्रिक बताया था, पेपर और इंक, ठीक है, यानी कॉपर और जिंक जो आप पेपर देने गए थे और इंक जो आप ले गए थे वो पीले कलर का था, ठीक है। तो इससे मैंने बताया था ये पीतल मिश्र धातु के अयस्क हैं, यानी ब्रास के, ठीक है, ब्रास। और बाकी निकल, कॉपर और जिंक ये जर्मन सिल्वर के हैं, ठीक है, जर्मन सिल्वर के एग्जाम्पल हैं, और सॉरी जर्मन सिल्वर के अयस्क हैं। और कॉपर और ये आपका टीन जो है ये ब्रॉन्ज का है,
ठीक है, ब्रॉन्ज कांसा का है। और लेड और टीन आपका हो गया सोल्डर का। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे हो जाएगा द फ्यूचर प्लांट इन द सीड ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे देखो, जो फ्यूचर प्लांट होता है किसी भी बीज में, जो आने वाला पौधा होता है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना आने वाला बच्चा, तो आने वाला नन्हा मुन्ना सा जो पौधा होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो एम्ब्रियो यानी भ्रूण के फॉर्म में होता है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। आगे है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, इट अटेन्स स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन? वाओ, तो ये तो आपका काफी इजी क्वेश्चन हो गया। सिंपली आपसे पूछा गया है, स्पीड आपको गिवन है, वो भी फाइनल वेलोसिटी है ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल बोल रहा है, इनिशियल रेस्ट पोजीशन में है, तो यू आपका गिवन है। और टाइम गिवन है कि 2 सेकेंड में ये इसके साथ क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है सिंपली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, पहला इक्वेशन जो है मोशन का वो लगा देना है। फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 0 है, ये a निकालना है, ये 2 सेकेंड है। सो a इज इक्वल्स टू 5/2 यानी 2.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बिना पेन पेपर वाला क्वेश्चन था। सो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इंक्रीजेस एट एनी वन पॉइंट इन इट्स पाथ। अब बात आया, देखिए जो मैं कहना चाह रहा था कि अगर फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे गिर रहा है, फ्रीली का मतलब सिंपली वो ऐसे गिरेगा, ठीक है, फ्रीली नीचे आ रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इंक्रीजेज एट वन पॉइंट इन इट्स पाथ। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालोगे ना, तो उस पाथ पर कह रहा है कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होता है ना, जहाँ पर ये रेस्ट पे थी 0, जैसे ही ये गिरना फ्रीली गिरना शुरू हुई, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर थी वो मैक्सिमम थी, और वो जब नीचे गिरते गिरते ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगी, डाउन होने लगी, और यहाँ पर आकर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कौन क्या मैक्सिमम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, गतिज ऊर्जा, राइट। आगे है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, राइट। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर व्हिच गैस इज रिलीज्ड, सो सिंपली हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एग्जांपल के लिए आप सिंपली सोडियम को ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, 2 कर लो आप सिंपली, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी भी मेटल को आप अगर वाटर से रिएक्ट कराते हो तो। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस अकर ऑटोमेटिकली इन। तो ये किस में होता है, ये आपको बताना है कमेंट करके। मानता हूँ ये क्वेश्चन टफ है, आप कहोगे मैं नहीं बता रहा हूँ, बट आप कमेंट करके बताइएगा, राइट। तो चलिए फिर यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अगले वाले पार्ट में अगले नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। से पहले अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछा करिए, राइट। तो चलिए, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।